जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विशाल आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके की मैराथन क्लास। अगर आपका आने वाले समय में आर्मी अग्निवीर का पेपर किसी भी ट्रेड में हो, चाहे फिर ट्रेडमैन या फिर WMP या फिर क्लर्क में, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास को करने के बाद आप लोग जीके में बहुत अच्छा स्कोर जरूर कर आएंगे। बस आपको ज़रूरत होगी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करने की और क्लास में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहने की। तो हम क्लास में देरी ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो आज की क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 1 रहने वाला है वो रहने वाला है कि इनमें से सितार वादक कौन है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इनमें से सितार वादक कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा। तो आप लोग याद रखेंगे जो इनमें से सितार वादक हैं, तो सितार वादक आप लोगों के पंडित रविशंकर हैं। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके लिए कुछ मैं वादक लिख कर लाया हूँ, यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है। तो आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। जैसे आपका जो तबला वादक हैं वो आपके जाकिर हुसैन हैं। उसके बाद जो आपके बांसुरी वादक हैं ये आपके हरिप्रसाद चौरसिया हैं। उसके बाद जो आपके शहनाई वादक हैं ये आपके बिस्मिल्ला खान हैं। उसके बाद जो आपके संतूर वादक हैं ये शिव कुमार शर्मा हैं। उसके बाद जो आपके सारंगी वादक हैं ये आपके पंडित राम नारायण हैं। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहना। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और उन्हीं टॉपिक से हमने प्रश्न लिए हैं जिस टॉपिक से आपके पेपर में इस साल ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग बताएंगे कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो आप लोग बताएंगे कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो बिहू एक आपका असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार लिख कर लाया हूँ जो कि आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। जो आपका तमिलनाडु में त्यौहार मनाया जाता है वो आपका पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका बिहार में है तो बिहार में आपका छठ पूजा मनाया जाता है। उसके बाद जो आपका गुजरात में है वो आपका पतंग महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद जो आपका नागालैंड में है तो नागालैंड में आप लोगों का हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। तो उसके बाद जो आपका पंजाब में है, पंजाब में आपका लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। तो आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। यहाँ से आपके पेपर में आर्मी अग्निवीर के पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है, मैं आपके लिए कुछ भारतीय प्रमुख लोक नृत्य लिख कर लाया हूँ। तो आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। जो आपके हैं कुछ भारतीय लोक नृत्य जो कि आपके पेपर में यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। तो इसी क्लास को मैंने बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन किया है। तो बस आप सभी लोग इन क्लास को बहुत अच्छे तरीके से शुरू से लास्ट तक जरूर कर लेना। बस आपको ज़रूरत होगी कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। जैसे जो गुजरात में लोक नृत्य मनाया जाता है वो आपका गरबा मनाया जाता है और डांडिया रास मनाया जाता है। उसके बाद जो आपका राजस्थान में लोक नृत्य मनाया जाता है वो आपका घूमर और कालबेलिया और गणगौर मनाया जाता है। आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका पंजाब में लोक नृत्य मनाया जाता है वो आपका भांगड़ा और गिद्दा मनाया जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश में नौटंकी और रामलीला मनाया जाता है लोक नृत्य। तो आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से पेपर में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। जो आपका बिहार में लोक नृत्य मनाया जाता है वो आपका झिंझिया और कजरी मनाया जाता है। ये बिहार के लोक नृत्य हैं। उसके बाद जो आपके हरियाणा के लोक नृत्य मनाए जाते हैं वो आपके घूमर और फाग नृत्य मनाया जाता है। उसके बाद जो आपका केरल में लोक नृत्य मनाया जाता है, केरल में आपका कथकली मनाया जाता है और मोहिनीअट्टम मनाया जाता है। उसके बाद आपका जो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं तो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी और
वीर नाट्यम है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तमिलनाडु का जो आपका लोक नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो मैंने आपके लिए ये मतलब नृत्य और लोक नृत्य कराए हैं, तो आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहना। इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली, क्योंकि मैंने आपको इस क्लास से उसी टॉपिक से प्रश्न लिए हैं और आपको मैं एक्स्ट्रा भी जानकारी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के पेपर में प्रश्न आए और आप लोग गलत ना कर पाएँ। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना क्लास समाप्त होने के बाद। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? उसके जो ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 1935, 15 जनवरी 1945, 12 मार्च 1935, 1 जुलाई 1935। तो आप लोगों को बताना कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना आप लोगों की जो हुई थी वो आप लोग याद रखेंगे, ये आपकी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आप लोग बताएंगे जो आपका आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय वो कहाँ पर है। तो आरबीआई का जो आपका वर्तमान मुख्यालय वो कहाँ पर है आप लोग बताएंगे, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है वो आप लोगों को वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उस मतलब जिस भी प्रश्न में इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखेंगे मैं आपके लिए सारी चीज़ें लिख कर लाया हूँ। बस आप लोग उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। जैसे ही आपका प्रश्न भारतीय संविधान से आ गया है, तो भारतीय संविधान से जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके से हमने क्लास को बनाया है, तो इस क्लास को बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। बस आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना और आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो उसके चारों ऑप्शंस देखने के बाद आप लोग याद रखेंगे जो भारतीय संविधान में जो वर्तमान में है कितने भाग और कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो आप लोग याद रखेंगे वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, 448 प्लस अनुच्छेद हैं और आपकी 12 अनुसूचियां हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे जो आपका ये हो जाएगा, ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ये आपके मूल संविधान में हुई थी जब आपका संविधान लागू हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे कभी कभी आपके पेपर में मूल संविधान भी पूछ सकता है, तो ये आपकी मूल संविधान में थे। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे मूल संविधान में आपके 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद से और 8 अनुसूचियां थी। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वर्तमान में आपके जो भी हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वर्तमान में आपके 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रख लेना। उसके बाद जो भारतीय संविधान से जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो संविधान के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, आप लोग बेहतरीन तरीके से इन सभी चीज़ों को याद करते चलना है। तो आप लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक आप लोगों की 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी और संविधान में महिला जो सदस्य की संख्या थी वो 15 थी। आप लोग याद रखेंगे जो भारतीय संविधान में महिला सदस्य की संख्या थी वो 15 थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है जो भारतीय संविधान बनने में जो टोटल समय लगा था वो 11 वर्ष मतलब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो आप लोग सभी लोग इतनी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे जो भारतीय संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टोटल समय लगा था। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैं आपके लिए कुछ मतलब संविधान के लिए इम्पोर्टेंट
भाग लिख कर लाया हूँ, जो कि आपके पेपर में यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और उनके अनुच्छेद मैं आपके लिए लिखकर लाया हूँ। जैसे आप लोग याद रखेंगे, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 में आप लोगों का संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और ये एक अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बीच में है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना, जो भारतीय संविधान का भाग 2 है, उसमें आपकी नागरिकता है, ये आपका अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका भारतीय संविधान का भाग 3 है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 अनुच्छेद में हैं। उसके बाद आपको याद रखना, जो आपका भाग 4 है भारतीय संविधान का, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि आपके अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आप लोगों को भाग 3 बता देना है। वही अगर आपसे कुछ प्रश्न को घुमाकर पूछेगा तो आप लोगों से पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है वो कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं। तो आप लोग याद रखेंगे 12 से 35 अनुच्छेद तक हैं। तो आपके पेपर में इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद करते रहना है। आपको यहाँ से पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो भारतीय संविधान का भाग 4 का है, इसमें आपके मूल कर्तव्य हैं, जो कि अनुच्छेद 51 का में हैं। उसके बाद आपको याद रखना, जो भारतीय संविधान का भाग 5 है, उसमें आपका संघ है, ये आपका अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है, जो भारतीय संविधान का भाग 6 है, उसमें आपका राज्य है, ये आपके अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में है। उसके बाद जो आपका भारतीय संविधान का भाग 9 है, वो आपका पंचायतों का राज्य है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका भाग 15 है, भाग 15 में आपका निर्वाचन आयोग है, जो कि अनुच्छेद आपका 224 से लेकर 229 के बीच में है। तो आप सभी लोग इतने भाग जो कि आपके इम्पोर्टेंट थे, आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। तो आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट आपके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लिख कर लाए हैं, जैसे यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। जैसे आप लोग याद रखेंगे, जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसमें आपका लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद जब आपका अनुच्छेद 5 है, तो अनुच्छेद 5 में आपका नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद जो आपका 12 है, वो है राज्य शब्द की परिभाषा से संबंधित है। उसके बाद जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, उसमें आपके विधि के समक्ष समानता है। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 17 है, तो अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 18 है, तो अनुच्छेद 18 में आपको उपाधियों का अंत है। तो जितने भी मैं आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे, जो आपका अनुच्छेद 21 का है, तो अनुच्छेद 21 का में आपका शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बीच के बच्चे हैं, उनको शिक्षा प्रदान की जाए, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, और उनको मुश्किल कारखानों में काम करना ना पड़े। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे, जो आपका भारतीय संविधान का मतलब अनुच्छेद 51A है, उसमें आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 52 है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद आपका जो अनुच्छेद 40 है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। उसके बाद जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता है। तो आप लोग उसके बाद याद रखेंगे, जो आपका अनुच्छेद 72 है, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति है। तो आप सभी लोग इतने अनुच्छेद बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो आपका अनुच्छेद 79 में है, तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा है। अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा है। अनुच्छेद 153 जो आपका 53 है, 153 में आपके राज्यों के राज्यपाल हैं। उसके बाद आपका अनुच्छेद 155 है, तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 360 है, तो अनुच्छेद 360 में आपकी वित्तीय आपातकाल है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इतने अनुच्छेद को याद कर लेना। अगर आपके पेपर में संविधान से कोई भी प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की।
आपकी ये क्लास मैराथन क्लास रहने वाली। तो आप सभी लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक अगर जुड़े रहेंगे तो इस क्लास से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। उसके जो ऑप्शंस हैं 20 फरवरी 1987, 1 मार्च 1942, 9 नवंबर सन 2000, 26 अप्रैल 1975। तो आप लोग बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था 20 फरवरी 1987 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में अगर यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, जैसे कि आप लोगों से पूछ सकता है कि तेलंगाना राज्य का कब गठन हुआ था। तो तेलंगाना राज्य का गठन आप लोगों का 2 जून सन 2014 को हुआ था। ये सबसे नया राज्य है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये सबसे आपका नया राज्य है, ये आपका सबसे नया राज्य। आप लोगों को ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे नया राज्य का गठन किस राज्य का हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे ये आपका तेलंगाना राज्य है, जो कि आपका 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। उसके बाद जो आपका छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उसके बाद जो आपका झारखंड का गठन हुआ था वो 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उसके बाद जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। नागालैंड का गठन आप लोगों का 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। तो आप सभी लोग इतनी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। मैं आपको जो भी चीज़ करा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। बस आप लोग जितनी मैं आपको ये थ्योरी वाली क्लासें करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा से अलग से पॉइंट बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद जरूर करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आप लोग याद रखेंगे 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल ये आपका लॉर्ड कैनिंग था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट आपको 1857 की क्रांति के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखकर मैं आपको लिए लाया हूं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। यह क्रांति आप लोगों की 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जो आपकी 1857 की क्रांति शुरू हुई थी वो 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण क्या था, यही आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो मंगल पांडे नामक एक सैनिक जो बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था, तभी 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो आप लोग बताएंगे कि गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था, यही एक प्रमुख कारण है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि 1857 की क्रांति में जो ये मंगल पांडे थे ये किस रेजिमेंट से संबंधित थे, क्योंकि आपके पेपर में जो यहाँ से प्रश्न बनेंगे वो आपको किस तरीके से प्रश्न बनेंगे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, और मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पिछली भी क्लासों में करा चुका हूँ। तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने वो भी क्लासें बहुत अच्छे तरीके से की होंगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख जो आपके केंद्र हैं ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया था। आपके पेपर में यहाँ से अभी जो जीडी का पेपर हुआ था यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग याद रखेंगे जो आपका दिल्ली से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का वो बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। उसके बाद जो आपका कानपुर से नेतृत्व किया था वो आपका नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। झांसी से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। तो ये आपके नेतृत्व करता है जो कि आप कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। तो आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आप लोग याद रखेंगे जो गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं
हैं, इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा गीतांजलि पुस्तक के लेखक आपका रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कुछ हम आपके लिए इम्पोर्टेंट पुस्तक लिख कर लाए हैं जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जैसे आप लोग याद रखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उसके बाद जो आपका द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है, इसके लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। उसके बाद जो आपका इंडिया टुडे पुस्तक है, इसके लेखक आपके आर.पी. दत्त हैं। उसके बाद जो आपका गीता रेस पुस्तक है, इसके लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो उसके जो ऑप्शन हैं 1872, 1881, 1863, 1854। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। तो आपके जनगणना से प्रश्न बन सकता है, वो किस तरीके से प्रश्न बनेगा तो आप लोग इसको कुछ याद कर लेना। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपका यूपी मतलब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे जो आपका छोटा राज्य है ये आपका सिक्किम हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका जनसंख्या का नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा। उसके बाद जनसंख्या घनत्व में सबसे आपका जो राज्य है वो आपका बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके जो जनसंख्या का प्रश्न बन सकता है वहीं से बनेगा, इससे बाहर आपके जनसंख्या का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है। इसका लिंगानुपात 1084 है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका हरियाणा है, जिसका लिंगानुपात 879 है। उसके बाद भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात आपका 943 है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। भारत में 73% जनसंख्या साक्षर है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो जनसंख्या के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको सारे बता दिए। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद करते चलना है। उसके बाद आपको याद रखना है भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ रेखाएँ कभी मतलब ये आपके पेपर में पूछी ही जाती है। एक प्रश्न आपके यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग याद रखेंगे जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है ये आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है। मतलब रेड क्लिफ रेखा सबसे ज़्यादा जो खून खराबा होता है तभी इसका नाम रेड पड़ा है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, तभी इसका नाम रेड क्लिफ पड़ा है। तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। जो आपकी मैकमोहन रेखा है ये आप लोगों की मैकमोहन रेखा आप लोगों की जो है वो भारत और चीन के बीच है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। डूरंड रेखा आप लोगों की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। जो आपकी मैगीनॉट रेखा है ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। तो आप सभी लोग इन सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं रेखाओं को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका असम में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट मतलब राष्ट्रीय उद्यान लिख कर लाएँ जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे आपका जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका गुजरात राज्य में है। उसके बाद जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल में है। जो आपका तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपका जो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका झारखंड में है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे कि बनियाल दर्रा किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश,
प्रदेश, पीओके क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो बनियाल दर्रा किस राज्य में है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है बनियाल दर्रा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों के मतलब दर्रा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों के लिए हम प्रमुख दर्रे लिख कर लाए हैं, तो आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे आपका जो काराकोरम दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके बाद जो आपका सिपकला दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। जो आपका जोजिला दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो आपका पीर पंजाल दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो आपका लिपलेख दर्रा है ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इन सभी दर्रे को याद कर लेना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। जो आपका रोहतांग दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। जो आपका बाड़ा लाचा दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। उसके बाद जो आपका थालघाट दर्रा है ये आपका महाराष्ट्र में है। जो आपका पालघाट दर्रा है ये आपका केरल में। तो आप लोगों के ये प्रमुख दर्रे थे जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शन हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का ही जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। जो आपका जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद जो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में है। जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका गुजरात में है। ये आपका जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इन राष्ट्रीय उद्यान को याद कर लेना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा अगर राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग याद रखेंगे जो आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये आपका उड़ीसा राज्य में है। जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में है। जो आपका दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल राज्य में है। जो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आप सभी लोगों को ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को बताना है कि कुचकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय। तो कुचकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे कुचकल जलप्रपात आप लोगों का कर्नाटक राज्य में है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं, तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे आपका जो धुआंधार जलप्रपात है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। जो आपका जोग जलप्रपात है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। पाल रूबी जलप्रपात ये आपका केरल राज्य में। तो आप लोगों को ये सारे जलप्रपात बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नारायण घाट, कर्मभूमि, किसान घाट, राजघाट। तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम आप लोगों का किसान घाट है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास करा रहा हूँ, बस आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो आपके समाधि स्थल से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख कर लाया हूं। बस आप सभी लोग उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलें। जो आपका राजघाट समाधि स्थल है ये आपका महात्मा गांधी जी का है। जो आपका किसान घाट समाधि स्थल है ये आपका लाल बहादुर शास्त्री का है। जो आपका शक्ति समाधि स्थल है ये आपका इंदिरा गांधी का है। जो आपका वीर भूमि समाधि स्थल है ये आपका राजीव गांधी का है। जो आपका नारायण घाट समाधि स्थल है ये आपका गुलजारी लाल नंदा का है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ये सारे समाधि स्थल आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो आप लोग याद रखेंगे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपको जो
यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जो कि प्रमुख नारे हैं। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आराम हराम है, यह नारा आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे, ये आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था। उसके बाद जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा आपका श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। उसके बाद जय हिंद का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये आपको प्रमुख नारे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, नई दिल्ली, राजस्थान, असम और तेलंगाना। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपको लोगों का तेलंगाना राज्य में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में हवाई अड्डे से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग इतने हवाई अड्डे बहुत अच्छे तरीके से याद जरूर कर लेंगे। जो आप लोग याद रखेंगे, जो आपका बीजू पटनायक हवाई अड्डा है, ये आप लोगों का उड़ीसा राज्य में है। जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आप लोगों को गुजरात राज्य में स्थित है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ राज्य में है। जो आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इतने हवाई अड्डे याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो आपका नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। जो आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। जो आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये आपका नई दिल्ली में। तो आप लोगों को हवाई अड्डे से प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। बस आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें इस क्लास में करा रहा हूँ। आपके पेपर में जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में करा रहा हूँ। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, ये आपके लिए मैम कुछ प्रमुख दिवस लिख कर लाया हूँ, जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। जैसे आपका जो प्रवासी दिवस है, ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल, ये आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल मतलब ICG, ये आपका ICG दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो आपका पुलवामा शहीद दिवस है, ये आप लोगों को 14 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप लोगों का 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप सभी लोग इतने दिवस को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके, जितनी मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। जितने भी साथी आपके इस साल 2025 में अभी उनका पेपर नहीं हुआ है, तो उन तक इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर देना। यहाँ से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। इस क्लास से आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आपके खेलों में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, जो आपकी पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है, ये आपकी 4 होती है। जो आपकी खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है, ये आपकी 9 होती है। उसके बाद हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में तीनों में ये आपकी 11 खिलाड़ी होते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आप लोगों की 6 होती है। आप लोग याद रखना, जो आपकी नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, ये आपकी 7 होती है। तो आप लोग अच्छे तरीके से खिलाड़ियों की संख्या से प्रश्न अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे, कुछ हम आपके लिए स्थापना लिख कर लाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट लिख कर लाए हैं, जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। जैसे आप लोग याद रखेंगे, जो आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1909 में हुई थी। जो आपकी
राजधानी वो कलकत्ता से दिल्ली कब बनाई गई थी? पहले आपकी कलकत्ता राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये आपकी 1911 में की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों का 1919 में हुआ था। चौरी चौरा कांड आप लोगों का 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना आप लोगों की 1923 में हुई थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन सभी डेट को याद कर लेना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो गांधी इरविन समझौता आप लोगों का 1931 में हुआ था। पूना समझौता आप लोगों का 1932 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये आपका 1942 में आया था। नखलू समझौता ये आपका 1916 में हुआ था। शिमला समझौता आपका 1945 में हुआ था। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद करते चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आप लोगों की 1784 में हुई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना आपकी 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोगों की 1828 में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे जो आपकी वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी आप लोगों की 1825 में हुई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 1828 में हुई थी। और आर्य समाज की स्थापना आप लोगों की 1875 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1875 में हुई थी। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1911 में हुआ था। 1191 में हुआ था। उसके बाद तराइन का जो आपका द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध ये आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध आपको लोगों का 1761 में हुआ था। तो आप लोगों को ये प्रमुख युद्ध ये जरूर याद कर लेने, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे वो आप लोगों का हुआ था 1965 में, 1971 और 1999 में। तो आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आज की इस क्लास में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न किए हैं ये सारे प्रश्न अपने आप में अच्छे प्रश्न थे जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकते थे। तो आपको मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कराए हैं। मैंने आपकी और भी जीके की मैराथन क्लासें कराई हैं, आप लोग उनको कर लेना और आप लोग इनको कर लेना। तो आप लोग इस क्लास को करने के बाद पेपर में एक अच्छा स्कोर जरूर कर आएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे कमेंट करना और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा PDF मिल जाएगा। जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको हर क्लास का PDF दिया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा मेहनत से क्लास को बनाता हूँ, बस आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।